देखो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में दो भाग हैं, एक है काव्य खंड और एक है गद्य खंड। हमने पद्य खंड में कल शंकर प्रसाद जी का थोड़ा सा परिचय पढ़ा था, और अब जो है जो गद्य खंड है उसका जो पहला पाठ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान रहा। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन है वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, सबसे ज़्यादा विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाने वाला साहित्य का विभाजन है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है वो 1884, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जो जन्म है वो 1882 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 1941 में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक गांव है अगोना, वहां उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। उनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हुई। इंटरमीडिएट आपकी जो आज की 10वीं है उसके समकक्ष होती है। बाद में उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। यानी बाद में उन्होंने स्वयं इन विषयों का अध्ययन किया। कुछ समय तक वे मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी रहे। सन 1905 में वे काशी नागनी पटरानी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सह संपादक के पद पर नियुक्त हो गए। यानी सन 1905 में वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के सह संपादक के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी। की भूमिका बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे और इसी पद पर कार्य करते रहे। यही उनका निधन हुआ। काशी ही उनकी कर्मस्थली रही। कर्मस्थली का मतलब है कि जितना भी साहित्य उनके द्वारा साहित्य में योगदान दिया गया था काशी में ही दिया गया था। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक हैं। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखकों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वे बेजोड़ है। बेजोड़ का मतलब होता है उनका जोड़ का नहीं। बेजोड़ का मतलब होता है कि उनका जोड़ का कोई साहित्यकार हिंदी साहित्य में नहीं। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की। देखो एक शब्द आया है समीक्षा। क्या आया? समीक्षा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका सम धन इच्छा संधि विच्छेद होता है। सम का मतलब होता है समान। सम का क्या मतलब होता है? समान। और इच्छा का मतलब होता है देखना। इच्छा का क्या मतलब होता है?
कृति को जब हम देखते हैं तब उनके जो गुण और उनके जो दोष हैं वो समान रूप से हम देखते हैं, तभी हम समीक्षक हैं। तो उन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में भी अपना जो किरदार है वो बखूबी निभाया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की समीक्षा की तथा इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी कुछ कोटि के निबंधों की रचना की। उन्होंने एक मनोविकारों पर, किस पर? मनोविकारों पर निबंध लिखा। क्या लिखा? निबंध लिखा। उन्होंने 10 जो मनोविकार है, मनोविकार 10 मनोविकारों पर निबंध लिखा था, है ना। वो जो निबंध है वो चिंतामणि के भागवतम में संकलित है। सारे मनोविकार क्या होते हैं? मनोविकार होते हैं हमारे मन के जो विकार, जैसे भय, चिंता, ईर्ष्या, है ना। हमारे मन के जो विकार है, मन के जो उलझने हैं, उन पर उन्होंने बहुत सारा लेख लिखा था जो चिंतामणि में है। शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचारशीलता, शून्य, सूक्ष्म तर्क योजना तथा से हृदयता का योग है। व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन में विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। एक आया है तत्सम। तत्सम, तत् का क्या मतलब होता है? तत् का मतलब होता है उसके समान। तत् यानी उसके समान। तत् का मतलब उसके, और सम का मतलब क्या है? समान। किसके समान? बराबर संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधे बिना किसी बदलाव के हमारे हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं तद्भव। दूसरा क्या होता है? तद्भव। तद का मतलब होता है उससे। तद का मतलब होता है उससे, है ना। और भव का मतलब होता है उत्पन्न, है ना। उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न। पर थोड़ा सा उसमें परिवर्तन के साथ जब हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तब वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो मूल रूप से जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के हैं। तत्सम है, तद्भव है और विदेशी है, देशी है ना। देशी शब्द होते हैं जो हमारे यहाँ स्थानीय क्षेत्र के अनुसार हम किसी शब्द को गढ़ लेते हैं या बना लेते हैं, है ना। तो तत्सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। और तद्भव यानी उससे उत्पन्न, यानी मूल रूप से जो शब्द है वो उत्पन्न तो संस्कृत से हुआ है, पर हिंदी में आते आते थोड़ा सा उसका शब्द रूप बदल गया है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। और उर्दू शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। और उनका जब हम साहित्य पढ़ते हैं राष्ट्र से उनका, तो उर्दू के जो शब्द हैं वो भी हमें उनके साहित्य में मिलते हैं। अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रदान, सूत्रात्मक वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता है। यानी जब उनका साहित्य हम पढ़ते हैं तो वो बड़ा ही एक सार लिए हुआ होता है, कोई ना कोई उद्देश्य दिया हुआ होता है। विचार प्रदान, उसमें एक रामचंद्र शुक्ल के
विचार होते हैं जो एक समाज को नई दिशा देने वाले होते हैं। सूत्रात्मक, सूत्रात्मक का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए, कनेक्टेड। और वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता है। ऐसे ऐसे वाक्यों का वो प्रयोग करते थे जो आपस में गुथे हुए थे। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अक्षय कीर्ति का जो स्रोत है उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। उनकी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? के इतिहास को 4 भागों में बांटा। देखो कौन कौन से भाग उन्होंने किए। उसमें पहले काल का नाम दिया आदिकाल। क्या दिया? दूसरे काल का नाम दिया बौद्धिकाल। क्या नाम दिया? तीसरे काल का नाम दिया ऋद्धिकाल। और चौथे काल का नाम दिया आधुनिक काल। आधुनिक काल। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन है, वो सार्वजनिक मान्य इतिहास विभाजन है। इसे उन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। इसी का पहले नाम क्या था? हिंदी शब्द सागर, जो बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तकार प्रकाशित हुआ। यानी बाद में फिर इसमें जो थोड़ी सी अशुद्धियां थी उनको सुधार करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं जो हम देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें पहला है गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा जो ग्रंथ उन्होंने लिखा उसका नाम है सूरदास। तीसरा जो लिखा वो चिंतामणि नाम से है। और मैंने आपको बताया कि इसी में उनके निबंध संग्रहित है और जिसमें 10 मनोविकारों पर भी उन्होंने लिखे हैं। इनके 4 खंडों में, कितने खंडों में? 4 खंडों में ये चिंतामणि है उनकी। चौथा है रसमीमांसा। क्या है? रसमीमांसा, है ना। एक देखो इसमें रसमीमांसा जो है वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई है। और एक दूसरी है रस सिद्धांत, है ना। रस सिद्धांत नाम की नगेंद्र की लिखी। नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, उन्होंने रस सिद्धांत लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसमीमांसा लिखी। इनके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली और भ्रमर की सार का संपादन किया। देखो संपादन, इन्होंने जो संपादन किया था उन पुस्तकों के नाम है, एक तो है जायसी ग्रंथावली, दूसरी है सूर का जो भ्रमर गीत है उनका संपादन भी इन्होंने किया था। भ्रमर गीत सार नाम से लिखा है। सूरदास जी के द्वारा जो रचित है उसका संपादन
संपादन भी किया तथा उनकी लंबी भूमिकाएं भी लिखी। संस्मरणात्मक निबंध, यहाँ जो ये निबंध है वो कैसा है? संस्मरणात्मक निबंध। संस्मरण का मतलब होता है याद, है ना। जब कोई कवि है किसी दूसरे कवि या प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ कुछ पल बिताता है, उनके साथ रहता है, तो उनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी जो यादें हैं, उनको जब वो अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संस्मरण। क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। तो ये जो प्रेम गण की छाया स्मृति है, ये भी इनका एक प्रसिद्ध संस्मरण है। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों में बड़ा रोचक वर्णन किया है। इन्होंने इस निबंध में ये बताया है कि मैं जब छोटा था तब मेरी जो साहित्य के प्रति रुचि थी वो किस प्रकार बढ़ी, और हम प्रेमचंद जी के दर्शन करने के लिए किस प्रकार लाइन देते थे। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। बाल्यावस्था में किस प्रकार भारतेंदु उनके मंडल के अन्य रचनाकारों, विशेषतः प्रेमगण के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है। यानी सानिध्य का मतलब होता है उनके साथ समकालीन, उनके पास उसकी अत्यंत मनोहारी झांकियां प्रस्तुत हुई है। प्रेमगण के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवेक्षक मंडली को किस प्रकार प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चिंताकर्षक का मतलब होता है सबका ध्यान आकर्षित करने वाला। चिंताकर्षक का मतलब होता है सबका ध्यान आकर्षित करने वाला चित्रण इस निबंध में किया। ये निबंध है प्रेम गण की छाया। तो इसका जो पहला पैराग्राफ है वो आज हम पढ़ रहे हैं। देखो, मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि मेरे पिताजी फारसी के, मुझे शुरू से ही साहित्य का जो वातावरण होता है, मेरे परिवार में भी साहित्य का वातावरण था। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी की कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्र जी का घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चिंताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। कहने का रामचंद्र जी का मतलब यह है कि मेरे घर में साहित्य से संबंधित चर्चाएं और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन होता था, पठन पाठन होता था। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। कब कितनी अवस्था थी? 8 वर्ष की थी। उससे पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में लगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। बाल बुद्धि का मतलब होता है बचपन की बुद्धि। जब बच्चे होते हैं तब जो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की जो कथा हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वो, और जो लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मैं उनमें कोई भेद नहीं समझता था। मैं ऐसा सोचता था कि ये एक ही व्यक्ति है। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। माधुर्य का मतलब होता है विकास। मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा का मतलब होता है इच्छा। उत्कंठा का क्या मतलब होता है? इच्छा या जिज्ञासा। इच्छा या जिज्ञासा रही होगी। ये अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई। जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे
वे अगुआ हुए, मील 1.5 मील का सफर तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा संगन लताओं के जाल से आवृत था। आवृत का मतलब ढका हुआ। आवृत का क्या मतलब होता है? आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, चारों ओर से ढका हुआ जो चीज होता है उसको कहते हैं आवृत। बीच बीच में खंभे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया था। कोई दिखाई नहीं पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता पतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। लता पतान का मतलब होता है लताओं के बीच। लता पतान का क्या अर्थ है? लताओं के बीच। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंभे पर था। देखते ही देखते ये मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। ओझल का मतलब होता है गायब। बस यही उनकी पहली झांकी थी। रामचंद्र जी को कहते हैं कि मुझे प्रेमचंद से मिलने की इच्छा थी। हम मित्रों की मंडी जोड़ी गई और उनके घर हम उनके दर्शन करने के लिए या देखने के गए और वहाँ लता पतान के बीच थोड़ी देर के लिए वो दिखाई दिए और फिर ओझल हो गए। इसका जो दूसरा चैप्टर है हम अगली क्लास में